असाइनमेंट मिल गया था उर्वशी, ये बताओ पहले तो पहले मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ असाइनमेंट मिल गया था इस बार? मिल गया होगा वैसे इस बार तो। मिल गया था सर। ओके ठीक है, तो हमने बेसिक पावर्स ऑफ आयोटा सीख लिया। अब इसके बाद हम आज से शुरू करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा क्या हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए फिर करते हैं शुरू। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं बेसिकली कि क्या होता है पावर्स ऑफ आयोटा, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों बना है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। बट आज से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तुम्हें थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि क्या सबसे पहली बात तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो एनी नंबर z of the form of a plus ib, this is known as complex number, राइट। यानी कि जिस नंबर के साथ i आ जाए वो पहली बात कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन ही जाता है। इस चीज को भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि √3 अपने आप में भी इरेशनल है और 2 + √3 भी इरेशनल है, राइट। बस ये अलग बात है कि इस इरेशनल नंबर का ये रैशनल पार्ट है 2 और ये इरेशनल पार्ट है √3, बनाए √3 की वजह से इरेशनल है, राइट। तो वैसे ही सेम यहां पे भी है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करेंगे इन जनरल, और z इज इक्वल्स टू a प्लस आईबी। आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आईबी की फॉर्म का होगा, जहां पे a बोला जाएगा रियल पार्ट ऑफ z, यह है इसका रियल पार्ट, रियल नंबर होगा a कोई ना कोई, a और b दोनों ही रियल नंबर होंगे पर आई बी मिलके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z, और इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं आर ई ऑफ z, आर ई ऑफ z मतलब रियल पार्ट ऑफ z, एंड देन आई बी इज imaginary part of z, ib is imaginary part of z, right। और इसको हम डिनोट कर देते हैं आई एम ऑफ z, आई एम यानी कि इमेजिनरी ऑफ z। सर आपने आर ई जेड क्यों लिखा है? आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ z और आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, शॉर्ट फॉर्म उन्हीं चीजों की। तो अभी अभी तक हमने बताया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि z से रिप्रेजेंट करना है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का हो सकता है a प्लस आई बी, सिमिलर टू जैसे इरेशनल नंबर चलते थे कि अगर √3 कोई इरेशनल नंबर है, राइट, तो 2 + √3 भी इरेशनल ही होगा। वैसे ही बस यहां पे हम ये बोल सकते हैं इस इरेशनल नंबर के बारे में कि 2 इसका रैशनल पार्ट है एंड √3 इज इट्स इरेशनल पार्ट। वैसे ही हम अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे हैं तो उसे हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी, जहां पे a और b दोनों होंगे रियल नंबर, बिलोंग्स टू, सी दिस साइन इज फॉर बिलोंग्स टू। ये हम सेट्स में पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चों ने जिसकी क्लास शुरू हो गई हो शायद स्कूल में पढ़ भी लिया हो सेट्स। तो दिस इज बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a और b बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स में से कोई से ना कोई से नंबर है।
और ये जो पूरा का पूरा आई भी है ये इमेजिनरी बन रहा है, इसका ये इमेजिनरी पार्ट है, और ए वाला जो है वो रियल पार्ट है। बट अगर हमसे पूछा जाता है इमेजिनरी पार्ट तो हम सिर्फ आंसर बी का ही देंगे भाई, आंसर सिर्फ हमें बी देना है अगर इमेजिनरी पार्ट हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आई तो हमें ऑलरेडी पता ही है ना, इमेजिनरी का मतलब ये हो गया कि इसके साथ आई तो है ही ऑलरेडी, ये तो हमें क्लियर है। सर ऐसा क्यों? बट सर बच्चा आई भी इमेजिनरी, देखो अगर सपोज एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4i, राइट। अब हमसे पूछा जाता है कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट वो है जो विदाउट आई है, राइट। तो रियल पार्ट हो जाएगा 3। अगर हमसे इसका पूछा जाता है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 4i। वैसे तो 4i है बट इसको हम 4 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे ही हमने इमेजिनरी पार्ट बोला तो इसका खुद में मतलब ये तो हो ही गया ना कि इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये है कि इसके साथ आई आ रहा होगा, तो भाई ओके सर। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3+4i, तो इसमें हो गया हमारा a की वैल्यू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरी चीज भी है, सिर्फ यही नहीं है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इतना ही है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि आप रियल नंबर्स को डिफाइन करते थे लास्ट ईयर, क्या होता है रियल नंबर्स, 10th क्लास में हमने रियल, 9th क्लास में इनफैक्ट हमने रियल नंबर लाइन पढ़ी थी, और हमने देखा था कि सारे के सारे रियल नंबर्स रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन हम पढ़ना चाहते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री से रिलेट कर देते हैं, और हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट, इसे बोल सकते हैं इट इज अ पॉइंट ऑन आर्गेंड प्लेन। जैसे कि रियल नंबर की डेफिनेशन होती है इट इज अ पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इट इज अ पॉइंट ऑन आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन को ही कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही, आर्गेंड प्लेन को ही गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ये सब एक के ही नाम है, एक ही चीज के नाम। अब तुम सोच रहे हो सर ये है क्या, आर्गेंड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन? अरे नॉर्मल जैसा आपका कार्टेशियन प्लेन होता है वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए जरा मेरे साथ, तो सपोज हमारे पास ये कोई नॉर्मल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, बस यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी। एक्स एक्सिस को बोला जाएगा, जो पहले एक्स एक्सिस बोली जाती थी, तो एक्स एक्सिस को अब बोला जाएगा रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को अब बोला जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। बस ये डिफरेंस हो जाएगा। अगर एक एक्सिस रियल एक्सिस है, एक एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, तो जो प्लेन बनेगा उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, या गॉसियन प्लेन बोलते हैं। बट आपके दिमाग में आप इसे नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते थे, बस यहां पे उसी चीज को, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जा रहा है, क्योंकि रियल एक्सिस रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और इमेजिनरी एक्सिस बोला जा रहा है वाई एक्सिस को, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट आपका डिनोट कर रही होगी। यानी कि जो पूरा आपके पास, एक्सिस वाई, वाई प्लस और वाई नेगेटिव दोनों। बिल्कुल 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 वैसे ही चलेगा जैसे कार्टेशियन प्लेन में चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, एग्जैक्टली सेम जैसे कार्टेशियन प्लेन में चलता था वैसे ही चलेगा। यानी कि जो रियल पार्ट ऑफ एक्स, रियल पार्ट ऑफ जेड है वो आपका होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो आपका होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर ए कोमा बी में देखना चाहता हूं कोई पॉइंट है इस पे, तो अगर ए कोमा बी कोई पॉइंट है आर्गेन प्लेन पे, तो यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, इसी को ए प्लस आई बी बोला जा रहा है। तो मैंने आपसे उस दिन कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, राइट। और उसका रीजन दिया गया था कि भाई आई की वैल्यू ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ना जीरो है। आप जो कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, वो इसी बेसिस पे तो करते हैं कि कौन कितना बड़ा पॉजिटिव है, कौन कितना छोटा नेगेटिव है, या कौन जीरो है, राइट, इस तरीके से। बट क्योंकि इसकी वैल्यू आई की कुछ भी नहीं है इसमें से, तो इसलिए हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। एक दूसरा रीजन आज मैं देता हूं। दूसरा रीजन ये है
कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखना चाहते हो वो हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है इस प्लेन पे। और क्या पॉइंट में कोई छोटा बड़ा होता है? कौन सा पॉइंट छोटा, कौन सा पॉइंट बड़ा, कैसे बताओगे? कुछ नहीं होता यार। अगर हमसे स्ट्रेट लाइन की लेंथ पूछी जाती तो तब भी बता सकते थे। अगर हमसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाता तो तब भी हम बता सकते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। बट पॉइंट के मामले में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। सर हाँ जी। सर रियल नंबर लाइन पे भी तो सर पॉइंट ही होता है नंबर। बट उसमें हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जीरो से डिस्टेंस कितना आ रहा है। यानी कि +2 पॉइंट मतलब पॉइंट +2 इज अ पॉइंट एट 2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो उसमें डेफिनेशन ही जो होती है रियल नंबर की वो इस तरीके से डिफाइन करी जाती है कि डिस्टेंस की फॉर्म में नापा जाता है। सर हम इसमें भी तो कर सकते थे ये। हाँ, इसमें भी करेंगे, पर इसमें हम कर सकते थे, करा नहीं गया। अब इसमें जो डिस्टेंस मेजर होगा ओरिजिन से वो कुछ अलग चीज बना रहा होगा। करेंगे डिस्टेंस तो यहां पे भी मेजर, और डिस्टेंस के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं बताया गया। उसके दो रीजन हुए ना, दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए थी। आई का भी तो नहीं पता हमें कौन सा पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव है नेगेटिव है, आई के हिसाब से कैसे बताएं हम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से कर भी लेते तो सिर्फ ये वाला चीज सेटिस्फाई होता। सर हम आई कॉमन ले लें अगर सब में और फिर कंपेयर करें। आई कॉमन कैसे लेगा? ये ले, कर कंपेयर 2 + 3i और 3 + 4i। अब बता आई कॉमन लेके मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं इसको? अगर आई कॉमन भी लूंगा तो 2 के साथ भी तो अपॉन में आई आ जाएगा। आई कॉमन नहीं, आई को हम खत्म नहीं कर सकते यहाँ पे कंप्लीटली। आई को खत्म कर देंगे तो फिर तो ये कॉम्प्लेक्स से रियल ही नहीं बन जाएगा, फिर तो हम बता ही सकते हैं सारी चीजें। यस सर। तो ये बना रियल एक्सिस, ये बना इमेजिनरी एक्सिस। एंड a + ib is a point on this गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन, और पॉइंट होगा a, b, राइट। शिवांगी बच्चा लेट हो गए तो अभी तक हम गुड इवनिंग सर। सर वो थोड़ा कोई बात नहीं। अभी तक हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम फुल फ्लेज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को देख रहे हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ आई देखा था, बट सिर्फ आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। मतलब जैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे इरेशनल नंबर कोई √3 है तो 2 + √3 भी तो एक इरेशनल नंबर ही है कि नहीं? तो वैसे ये है कि अगर 4i हमारा कोई इरेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 3 + 4i भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम कंप्लीट सेट पे देखना चाहें, कंप्लीट बेसिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना चाहें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन इस तरीके से करा गया कि दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय z, राइट। एंड द z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी ऑफ टाइप a + ib। a + ib का मतलब a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं आपके यहाँ पे, और a बोला जाएगा रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। जस्ट सिमिलर टू कि अगर मुझसे 2 + √3 में कोई पूछता कि इसका रैशनल पार्ट क्या है, तो इस 2 + √3 इरेशनल नंबर का रैशनल पार्ट होता 2 और इरेशनल पार्ट होता √3। वैसे ही यहां पर रियल पार्ट होगा z का a, जिसे हम REZ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का b। मैंने सिर्फ b इसलिए बोला क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बोलते ही ये तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि i तो इसके साथ होगा ही हुआ। तो इमेजिनरी पार्ट हुआ इसका b, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मुझसे अगर पूछा जाए, यहां पे देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 3 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मुझसे पूछा जाता रियल पार्ट ऑफ z तो मैं बताता 3 है। अगर मुझसे पूछा जाता इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो मैं बताता 4 है। ठीक है जी। यस सर। अब इसी चीज को एक और तरीके से डिफाइन करा गया कि देखिए जैसे आपको रियल नंबर में रियल नंबर सारे के सारे पॉइंट्स बनाए जाते हैं रियल नंबर लाइन पे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द पॉइंट्स ऑन आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी आप लिखना चाहते हैं ये सब पॉइंट्स हैं किसी प्लेन पे।
किस तरीके से है ये और थ्योरी समझ लेते हैं। और वो प्लेन कौन सा है? देखो प्लेन बिल्कुल सिंपल, जैसे कार्टेशियन प्लेन हम पढ़ के आए हैं वैसे ही है, बस कार्टेशियन प्लेन में होते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस को बोल दिया गया है रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को बोल दिया गया है इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का खेल कमाल हमें करना है इधर। रियल एक्सिस का मतलब जो भी रियल पार्ट होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इमेजिनरी एक्सिस का मतलब जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि अगर मैंने ऊपर a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था तो इसका मतलब है वो कोई पॉइंट है a कोमा बी, क्योंकि a है रियल पार्ट तो x कोऑर्डिनेट, b है इमेजिनरी पार्ट तो y कोऑर्डिनेट, यानी कि a कोमा बी पॉइंट बन जाएगा कोई, वो कहीं भी हो सकता है। और फिर हमने एक और लॉजिक बताया कि आपको अभी बताया गया था कि भाई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है लास्ट क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि हम नहीं बता सकते कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा। ये चीज हम यहां से भी बोल सकते हैं, एज ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जस्ट पॉइंट्स, तो पॉइंट्स में कौन छोटा कौन बड़ा? 2+3i एक पॉइंट है 2,3, 3+4i एक पॉइंट है 3,4, दोनों पॉइंट्स हैं। अगर आप इसे बड़ा बता रहे हो तब भी गलत कर रहे हो, अगर आप इसे बड़ा बता रहे हो तब भी गलत कर रहे हो, इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, बस पॉइंट सेम तो हो सकते हैं दोनों, वो है नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू भी है। तो बड़ा छोटा तो कुछ होता ही नहीं है यार कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, सिर्फ इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इक्वल हो सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, बड़े या छोटे नहीं हो सकते कभी भी। इक्वल होने का मतलब है जब सेम पॉइंट बन जाए दोनों, राइट? यस सर। नोट करो। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने लिख ली है, इसको भी आप लिख सकते हो, इट इज अ पॉइंट ऑन आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन। और फिर आप दिखा सकते हैं कि भैया ये देखो इस तरीके से डिनोट कर दिया जाएगा। 3+4i भी एक पॉइंट ही होगा, 3,4। इसको अभी मत लिखना है, ये अभी हमें पॉइंट लिखना है, 2+3i और 3+4i वाले को ऐसे लिखना मत, ये अभी हमें पॉइंट लिखना है, लिखवाऊंगा मैं अभी, तब इसे बनाना, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, मतलब डायग्राम नहीं ऐसे जो मैंने लिखा हुआ है वो भी। पर अभी रुक जाओ, पहले ये सिर्फ नोट कर लो फटाफट से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। रियल पार्ट पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। शिवांगी बच्चा ऊपर वाला पार्ट नोट किया तूने? हाँ सर। सर ये गॉसियन प्लेन में भी हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं एक्सिस, या आर सभी और आई से? नाम यही है, सब नाम यही है, कॉम्प्लेक्स प्लेन हो, आर्गेंट प्लेन हो, गॉसियन प्लेन हो, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, तीनों प्लेन यही है बच्चा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना एक्सिस, वो इसमें चेंज होते हैं या एक्स और वाई से ही करते हैं हम? नहीं नहीं, रियल और इमेजिनरी से ही करेंगे। अच्छा, आर और आई लिखेंगे? हाँ, ओके। आर और आई नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अभी भी एक्स ओ एक्स डैश, बस इसे एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इसे रियल एक्सिस, लिखेंगे तो अच्छा, ऐसी जो लिखा हुआ है, बस नाम इसका एक्स एक्सिस नहीं बोला जाएगा। अब इसको कभी भी तू ऐसे नहीं कहेगा कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, अब तू कहेगा रियल एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है या इमेजिनरी एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है। तरीका वैसे ही चलेगा जैसे हम 11th वो 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं सर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर इस तरीके का जो कि z है, राइट, और z को मैं x प्लस आई वाई लिख दूं या a प्लस आई बी लिख दूं। तो अगर कभी भी आपको अपना कॉम्प्लेक्स नंबर मानना पड़ रहा है तो आप इन दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, x प्लस आई वाई में से भी कोई सा भी मान सकते हैं, a प्लस आई बी में से भी मान सकते हैं। तब हम x और y की वैल्यूज निकालना शुरू करेंगे। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म x z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वी आई वाई, यानी कि x का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके का कोई भी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी बात,
यानी थर्ड बात, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल two complex numbers are said to be equal if and only if, ये इक्वल तभी बोले जाएंगे अगर उनका रियल पार्ट भी इक्वल हो एज वेल एज देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल. If their real parts and imaginary parts are separately equal, दोनों अलग अलग इक्वल. मतलब अभी पता चलेगा. देख, दैट इज कि उनके रियल पार्ट भी इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए. मतलब ये नहीं कि ये देख दैट इज, ये दैट इज हमेशा ऐसे ही लिखना है हमें. जब जब दैट इज बोला जाएगा काफी यूज होगा दैट इज का. a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई डी. ये पॉसिबल है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, पर इक्वल तब होंगे जब रियल पार्ट दोनों के इक्वल हो. A is equals to C and B is equals to D. एग्जैक्टली सॉरी, a प्लस ए इज इक्वल्स टू बी लिख दिया मैंने, मुझे लगा ये b लिखा हुआ इधर. a इज इक्वल्स टू c एंड b इज इक्वल्स टू d, यानी कि उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हो और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल बोला जा सकता है. इस बात का मतलब ये है. क्यों ऋषिक, बात समझ आई? यस सर. ओके, शिवांगी नोट कर लिया ये सारा, मतलब नीचे वाला ग्राफ? Yes, yes. ओके. The next point is complex number do not possess the property of order. हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वैसे तो इसको, पर क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो यहीं पर लिख लेते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर कुछ नहीं होता, यानी कि बड़ा छोटा कुछ नहीं. यानी कि अगर आपसे बोला जाए x प्लस आई वाई लेस देन है या ग्रेटर देन है c प्लस आई डी इज नॉट डिफाइंड. ये चीज डिफाइंड ही नहीं है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये नहीं बता सकते आप, या ये मीनिंगलेस है, ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब लास्ट चीज, इसकी लास्ट जो हमें चीज देखनी है यहां पर, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है भाई. फटाफट यहां तक पहुंचो. तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है भाई? x प्लस आई वाई की तरीके का होता है. जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट बोला जाता है, जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है. कोई छोटा बड़ा नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर में. हाँ, इक्वल हो सकते हैं अगर दोनों पॉइंट सेम बना रहे हैं तो. रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल. नाउ द लास्ट पॉइंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z. अब देखो, हमने कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करा जा सकता है या a प्लस आई बी से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, राइट? तो इसके केस में अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को 0 बना दें, तो सिर्फ अकेला रियल पार्ट बच जाएगा और i खत्म हो जाएगा. तो दिस विल बिहेव एज अ रियल नंबर. दोबारा Yes, सुन sir. लो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर सपोज मैं इमेजिनरी पार्ट को ही 0 बना देता हूं, y की वैल्यू मैं 0 रख दूं, तो बचेगा सिर्फ x, यानी कि बचेगा सिर्फ रियल नंबर. तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक रियल नंबर की तरह बिहेव कर रहा होगा. वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो बचेगा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इनके भी कुछ नाम होते हैं. अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल, सिर्फ रियल है इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाए.
अगर इमेजिनरी पार्ट उसका 0 हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल की तरह भी बिहेव करेगा एंड इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। अगर कब होगा प्योरली इमेजिनरी? when जब x is 0. बिल्कुल, जब x 0 हो जाए, रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए, राइट। ऐसे ही अब तुम कहोगे सर अगर दोनों 0 हो जाए, है कि नहीं? तो अगर दोनों 0 सर हो वो जाए, रियल ही हो जाएगा। नहीं, हाँ पहली बात तो, पर उसको Zero ही हम हो जाएगा। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर हम बात करें तो उसको हम प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों की तरह ही ट्रीट करते हैं, उसको हम बोलते भी यही है इनफैक्ट। द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 is equals to 0 plus I times 0 is both purely real, वैसे कोई आपसे पूछेगा नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो सर 0 रियल नंबर की तरह बिहेव करता है और कॉम्प्लेक्स की तरह भी? 0 के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं ऋषिक, बट जो सबसे पॉपुलर ओपिनियन है 0 का वो ये है कि 0 से हम स्टार्ट हुए थे, राइट, और 0 पे जाके हम मिल भी जाएंगे। 0 इज द एंड, 0 इज द बिगनिंग। तो ये तो प्योरली रियल भी है, प्योरली कॉम्प्लेक्स भी है। ओके सर। तो सर उसका ट्रू नेचर हमें नहीं अभी कुछ डिफाइंड है। बिल्कुल, यही फाइंड आउट करना है, यही लाइफ का सच है, ऐसा भी बोलते हैं लोग तो बहुत। मतलब अगर हम स्पिरिचुअल और अगर स्पिरिचुअल एंड टेक्निकल को मिलाते हैं, साइंस को मिलाते हैं, तो उसका एंड यही है, ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। चल आ जा, अगर ये सब लिख लिया है तो मैं चलो ऊपर से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं अभी, इसका आंसर देना मुझे शुरू करो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके के होते हैं। हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली कॉम्प्लेक्स हो। पर जरा एक बात मेरे साथ सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि यार अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दूं, है ना, तो ये तो एक रियल नंबर ही बन जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जैसे कि मैंने कल भी तुमसे बोली थी ये बात, और फिर से मैं उसी एग्जांपल को उठा के लाना चाहता हूं अगेन, राइट, कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिवर्स है तो रियल नंबर मिल्की वे है। पर जरा ध्यान दो, क्या मिल्की वे खुद में यूनिवर्स के अंदर नहीं है? तो वैसे ही क्या रियल नंबर्स सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही नहीं आ जा रहे, है कि नहीं? Yes, sir. अगर हम इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दें तो सारे के सारे रियल नंबर कैन ऑल्सो बिहेव एज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब आप सब सेट्स पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, किसी ने पढ़ा है अभी तक सेट्स यहाँ पे? यस सर। अच्छा, तो अगर सेट्स पढ़ा है तो एक चीज होती है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये कुछ चीज थी और इसके अंदर ही दूसरी चीज आ रही है, ये कोई सेट था ए, ये कोई सेट है बी, तो हियर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी के पास जितनी भी चीजें हैं वो सब ए के पास तो है ही, पर ए के पास और भी ज्यादा चीजें हैं इससे। वैसे ही जितने के जितने रियल नंबर्स हैं वो तो सब कॉम्प्लेक्स में आ ही रहे हैं ऑलरेडी, पर कॉम्प्लेक्स के पास अपने भी खुद और कुछ नंबर है। तो रियल नंबर्स के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट शुरू हुआ है, और रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, जैसे होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये होता है सबसेट का साइन, दिस इज सबसेट। n is a subset of w is a subset of integers I is a subset of q is a subset of r is a subset of z या c कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसे भी लिख सकते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं, खुद में इंटीजर्स रैशनल के अंदर आ जाते हैं, रैशनल रियल के अंदर आ जाता है, और रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है। और इरेशनल और रियल का भी लिखना होगा। इरेशनल अलग है, इरेशनल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट और क्यू डिसजॉइंट हो जाते हैं तो बिल्कुल, इसीलिए हम क्यू कॉम्प्लीमेंट को यहां पे लिख भी नहीं पा रहे ऋषि।
क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को अलग से देना पड़ेगा। अच्छा जी, बताओ फिर जरा, क्वेश्चन आ जाओ, अब काम पे चलते हैं अपने, थोड़े इंपॉर्टेंट काम तो यही करना है, करने तो क्वेश्चन ही हैं सॉल्व, थ्योरी तो चाहे जितनी समझ लें। पूछे तो अपन से 30 क्वेश्चन ही जाने, ऐसे तो नहीं पूछा जाना उधर के प्राइन सर की क्लास में उस दिन क्या पढ़ाया गया था बताओ। सर बताया गया था 0 इज टू 0 प्लस आई इंटू 0 प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है सर, 0 में मिल जाना है सर, और उधर मिल गए हमें 78 आउट ऑफ 100, ऐसा नहीं होगा। तो हमें दिया गया है इफ 4x plus I times 3x minus y is equals to 3 plus I times minus 6 where x and y are real numbers, तो आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। then the value of x and y, then x comma y is equals to कहां पे बचा, नहीं 3 प्लस है, ओके सर, प्लस प्लस, मैं और सही से लिख देता हूं, 3 प्लस आई टाइम्स माइनस 6। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या कर सकते हैं हम, अभी बताएगा मेरे को। यस सर। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, यस सर। तो क्या पता चलता है हमें इस बात से, कुछ रिलेशन बना सकते हैं इससे। तो ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पे तो प्लॉट कर ही सकते हैं, बट ऐसे देखना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल हो, यस है सर। कि नहीं, और जब Yes, उनका sir. कॉम्प्लेक्स पार्ट भी इक्वल हो। यस सर। तो उसके हिसाब से मुझे बता यहाँ पे क्या इक्वेशन बन सकती है, इन दोनों का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए। x 3/4 आ रहा है और क्या बात है, y 33/4। शिवांगी यही आ रहा है क्या? मेरे पैर के ऊपर पैर, x तो क्लियर है, x इज इजी, 3/4 है, पैर के ऊपर पैर नहीं रखना है। और यस सर 33/4 आ रहा है। ओके, हाँ जी, तो हमें करना चाहिए कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दो, यानी कि 4x की वैल्यू होनी चाहिए अभी 3 के बराबर, बोल, और 3x माइनस वाई की वैल्यू होनी चाहिए -6 के बराबर। तो देख, ये है रियल पार्ट इसका और ये है इसका रियल पार्ट। तो हम बोलेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमारे पास बन जाएंगे कुछ इक्वेशंस। क्या इक्वेशंस? दैट 4x इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। यहां से x की वैल्यू बनेगी 3/4, और अगर x की वैल्यू 3/4 में यहां पे पुट कर दूं तो बच्चा यहां से आ जाएगी मेरे पास वैल्यू y की, -y को उधर ले जा रहा हूं, -6 को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये बना 9/4 प्लस 6, बिल्कुल 33/4। तो x बना 3/4 अगर ये दोनों इक्वल हैं तो, और y बना 33/4। अगर आप ये पुट करते हैं तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, सभी लोगों को क्लियर है? उर्वशी, अभी, यस सर क्लियर है। ऋषिक, क्लियर है सर। ओके, चलो ये तो अभी हम थोड़ा हल्के काम कर रहे थे, अभी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे, पर एक बार पहले हम फटाफट से ऑपरेशन सीख लें जरा। जैसे सब हमने एक उस बार दिन, इक्वेशन का रिकैप करा सकते हो बस बिल्कुल जल्दी से एक बार। बिल्कुल, कौन सी, ये जो हमने ऊपर करी है क्वेश्चन, यही वाला? यस सर। अच्छा, तो देख, जैसे ही हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इक्वेट करे जाएंगे, बोला जाएगा कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो तेरे को क्या करना है कि तेरे को दोनों के रियल पार्ट को इक्वल रखना है। रियल पार्ट होगा जिसमें आई नहीं आ रहा। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर मैं देखता हूं 4x प्लस आई टाइम्स 3x माइनस वाई, तो यहाँ पे 4x वाला पार्ट ऐसा है जिसके साथ आई नहीं है, और 3x माइनस Yes, वाई sir. के साथ आई है, राइट। तो मेरे को रियल और इमेजिनरी पार्ट तो पता चल गया अलग अलग इसका। यस सर।
वैसे ही इसने एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है, उसका रियल पार्ट है 3, उसका इमेजिनरी पार्ट है -6। यस सर। और इसने हमसे बोला कि ये दोनों इक्वल है। तो अगर इसने हमसे बोला ये दोनों इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 4x की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए। और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3x माइनस वाई -6 के बराबर होना चाहिए। फिर पहले वाले पार्ट से x की वैल्यू आ जाएगी, उठा के उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अब इसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात तो आप ये वर्ड कई बार पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ दिस, अलजेब्रा ऑफ दिस, अलजेब्रा ऑफ दिस, अभी आएगा 11th में भी 2-3-4 बार आएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको आज पहली बार हम पढ़ रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं, तो आज पहली बार बता देता हूं। अगर हमें किसी भी चीज का अलजेब्रा सिखाया जा रहा है, यानी कि इस चीज के हमें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाने की तैयारी करी जा रही है कि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आप इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे, या आप इसमें डिवाइड का प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो जब जब किसी चीज के अलजेब्रा आपको पढ़ाया जा रहा है तो पहली बात तो वो चीज आपके लिए नई होगी, राइट। उसके आपको रूल सिखाए जा रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा। जैसे कि मैंने कल भी बात करी थी, रियल नंबर्स के अपने रूल थे, वो आपको बचपन में सिखा दिए गए थे। अब आप पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, तो इतना टाइम तो नहीं देंगे कि भाई पहले तो हमें सेकंड में पहले एडिशन सिखाया, ऐड करना सिखाया गया, एडिशन सिखाया गया, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया गया, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया, फिर बड़ा मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया, फिर डिवाइड सिखाया गया, क्योंकि तब हम बच्चे थे, तब माइंड उतना ग्रो नहीं हुआ था। अब तो बहुत ग्रो हो चुका है, अब तो बहुत सारी चीजें पता है, फटाफट सीख भी सकते हैं। ये तो प्राइम टाइम है एकदम हमारा, इसमें तो सबसे ज्यादा हम सीख सकते हैं, जो हमारी एज, तुम्हारी एज अभी चल रही है, राइट। तो इसमें अभी हम फटाफट से अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखते जाएंगे, और हमें ऑलमोस्ट सारे रूल्स पता भी हैं अगर हम ध्यान दें तो। बस हमें लॉजिकली ये बात समझने की जरूरत है कि किस तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तुम्हें सिखाया जाएगा किस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, राइट। तो अगर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐड कैसे करना है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फर्स्ट हेडिंग इसके अंदर डाल लीजिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यार एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इससे पहले मुझे ये बताओ, हाँ भाई, एक नंबर है 2 + √3, एक नंबर है 4, क्या दोगे ऐड करके? 6 + √3। 6 + √3, क्या बात है। और एक नंबर है 4 - √3 प्लस दूसरा है 2 + 3√3, ऐड करके हम क्या देंगे इसको? सर 6 + 2√3। 6 + 2√3, बिल्कुल सही बात है। रियल को रियल, रैशनल को रैशनल से जोड़ दिया, इरैशनल को इरैशनल से जोड़ दिया। यही काम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होना है। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ट्रीट करिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ट्रीट करिए। यही करते जाना है हर बार। यानी कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 which is x1 plus iy1, this is x1 not xi, और एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है which is Z2 and which is x2 plus iy2, तो मैं Z1 plus Z2 कर सकता हूं x1 plus x2, यानी कि दोनों का रियल पार्ट ऐड किया गया, प्लस i टाइम्स y1 plus y2। और अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहा होता तो ये भी वैसे ही होता, उसी हिसाब से सिंपल, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ट्रीट करिए, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ। तो अगर मैं लगा रहा होता सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन, तो उस केस में भी मैं वही काम करता जो मैंने यहां पे करा। और Z1 Z2 यही है, अब मैं Z1 में से Z2 घटा रहा हूं, तो ये वैल्यू बनेगी x1 - x2 प्लस i टाइम्स y1 - y2। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना है अपन। अच्छा जी,
तो मैंने आपसे ऐसे ही नहीं बोला था कि भैया ये सारे रूल बिल्कुल यहाँ पे इरैशनल की तरह चल रहे होंगे, इसलिए बोला था क्योंकि मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज भी वैसी दिखाने वाला हूं, ये हमेशा वैसे ही चलता रहेगा। आज एक काम और करते हैं, अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस रूट 3 को 3 प्लस 2 रूट 3 से। और अगर हम ऐसा कर रहे होते तो कैसे करेंगे यार मल्टीप्लाई, बताएगा कोई? एक सर एक पहले स्टेप में बताना। 2 को 3 प्लस 2 रूट 3 से, सर मतलब अगर बिल्कुल एक एक करें तो 2 इंटू 3 6 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 बिल्कुल प्लस 6 प्लस 6, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3, 3 टू जा बन जाएगा 6, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा अर्णव 12 प्लस 7 रूट 3। बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? सबको आता है ये चीज? हाँ भाई, यस सर। है ना? ये तो हमने करा है पहले, इरैशनल नंबर्स को हमने सॉल्व करा है, राइट? 12 प्लस 7 रूट 3 आ गया, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा। कर दीजिए थर्ड पार्ट में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज एक है Z1 विच इज x1 प्लस IY1 and second complex number is Z2 which is x2 plus IY2, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा, एक सेकेंड, आंसर आएगा, बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो चलो फटाफट और बताओ फाइनल आंसर क्या बन रहा है। x1 x2 y1 y2 की टर्म्स में बताना है, करो सॉल्व। सर आंसर बताओ। बिल्कुल बताओ सर एकदम। x2 minus y1 y2 plus I ब्रैकेट x1 y2 plus x2 y1 ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल सही बात है। क्या यही आंसर आ रहा है भाई, किसी और का भी आया? यस सर। तो अगर हम Z1 इंटू Z2 लिखते हैं तो पहले फर्स्ट एलिमेंट का x1 x2 करेंगे। अब देखो मैं रियल वाला पार्ट अलग कर दे रहा हूं, इमेजिनरी वाला पार्ट अलग कर दे रहा हूं, पहले रियल वाले पार्ट को कैलकुलेट करता हूं क्या बनेगा रियल पार्ट। तो मैंने x1 का मल्टीप्लीकेशन करा, x2 के साथ रियल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं x1 का मल्टीप्लीकेशन IY2 के साथ करूंगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, I आ जाएगा, राइट? इसको अभी छोड़ देता हूं। तो रियल पार्ट में बना x1 x2, फिर IY1 का मल्टीप्लीकेशन शुरू करा, IY1 का x2 के साथ करा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट IY1 का IY2 के साथ करा तो ये I स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा y1 y2। I स्क्वायर की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है -1 होती है, यानी कि इमेजिन रियल पार्ट तो बन जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस, अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे एक एक करके एक स्टेप तो उसमें भी यही आएगा आंसर, घबराने वाली बात नहीं है, ये मैं तो डायरेक्टली दिखा रहा हूं बस। फिर मैंने x1 का मल्टीप्लीकेशन करा IY2 के साथ। पहली बात तो टोटल 4 टर्म्स आनी थी जिसमें से 2 होंगी रियल, अब 2 होंगी कॉम्प्लेक्स। वो कौन सी होंगी कॉम्प्लेक्स? एक तो x1 और IY2 का प्रोडक्ट, जहां से मैंने I कॉमन लिया, ये बना x1 y2, और एक होगा IY1 और x2 का, बिल्कुल x2 y1, यहां से भी मैंने I कॉमन ले लिया। तो Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बना रहा होगा कुछ इस तरीके से, राइट? दूसरी बात, Z1 इंटू Z2 लिखूं या Z2 इंटू Z1 लिखूं, एक ही बात है, यानी कि कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। वैसे ही चलो इसकी लॉज भी लिखवा देता हूं, वैसे तो ये सब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब होते हैं,
ये लिखवाने वाली चीजें हैं नहीं क्योंकि हमें पता ही होता है, बट कोई नहीं, हम पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो लिख लेते हैं ऐसे कि Z1 इंटू Z2 मतलब Z2 इंटू Z1 होता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। वैसे ही एसोसिएटिव लॉ होती है कि अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कर रहे हैं, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कर रहे हैं तो इसको हम Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 भी लिख सकते हैं। सॉरी, Z1 का मल्टीप्लीकेशन Z2 Z3 में करो या Z1 Z2 का मल्टीप्लीकेशन Z3 में करो, दोनों एक ही बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव, राइट। तीसरी बात कि अगर Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाए, और यही प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली Z2 इंटू Z1 का भी, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, then Z1 and Z2 are multiplicative inverse of each other. Then Z1 and Z2 are multiplicative inverse of each other. तो पहली बात तो ये टर्म मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस लिए यूज करी जाती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेटिव दो इनवर्स, नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करके 1 है। हाँ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान ले सपोज, अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये समझ रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमें कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालो। तो एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 बना दे, राइट। जैसे कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए बता सकते हो? 1/4, राइट। ऋषिक कुछ बोल रहा था? सर मैं कह रहा था रेसिप्रोकल ले लेंगे। बिल्कुल, रेसिप्रोकल ले लो उस नंबर का तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। तो अगर रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो सिंपल रेसिप्रोकल से ही काम चल जाएगा, बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ रेसिप्रोकल लिख के नहीं छोड़ेंगे, अभी उसके बारे में भी डिस्कशन ही करने वाले हैं, नेक्स्ट डिस्कशन वही है। और फोर्थ लॉ लिख लीजिए यहां पे आप, ये मैं रफ कर रहा हूं। Fourth rule, which is distribution law. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब है कि अगर आपने Z1 का मल्टीप्लीकेशन Z2 प्लस Z3 से करा तो आप Z1 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों के साथ अलग अलग। इसको लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। Z1 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है भाई, और वैल्यू जो बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, राइट। चलो फिर एक क्वेश्चन निकालो जरा। इससे पहले एक बार चलो लास्ट रूल भी लिख ही लेते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अब यहां से हम एक चीज समझ जाएंगे कि वही चीज Z1 की वैल्यू x1 प्लस IY1 है, Z2 की वैल्यू x2 प्लस IY2 है, और हम निकालना चाहते हैं Z1 अपॉन Z2, तो Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा x1 प्लस IY1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस IY2। दूसरी बात, आप इससे पहले मुझे ये बताइए सर इसको वो नहीं करना पड़ेगा रैशनलाइज? बिल्कुल करना पड़ेगा, वही समझाने वाले थे बस हम ऋषिक।
तो तुम समझ गए ना बात कि ये बिल्कुल इरेशनल नंबर की तरह ही चलेगा। जैसे इरेशनल नंबर को हम सॉल्व करते थे, अगर हमसे कोई पूछता हाँ जी इसका आंसर बताओ, तो हम क्या करते, ऐसे आंसर थोड़ी देते, हम आंसर देते इसको रैशनलाइज करके, 2+√3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते, 2+√3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा 4×2 = 8 +4√3 +2√3 +3। तो ऊपर वाला बन जाएगा सॉल्व करने के बाद, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 11 +6√3 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे 2² -√3², 2² 4, √3² 3, यानी कि आंसर आ जाएगा 11 + 6√3। तो जैसे हम यहां पे रैशनलाइज करते थे, सेम गोज फॉर दिस, आप यहां पे भी रैशनलाइज करेंगे और सिंपल वैसे ही काम करना होता है जैसे वहां पे इरेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। जस्ट एज इट इज यहां पे हम डिनोमिनेटर में आई वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। ये देखिए जरा, ऊपर अगर हम देखते हैं x1 + i(y1) का मल्टीप्लीकेशन x2 - i(y2) के साथ, तो पहले x1 का मल्टीप्लीकेशन किया x2 के साथ, तो x1 x2 बना, और यहां से आएगा एक नंबर i(y1) और i(y2) का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y1 y2 i², साथ में माइनस भी, तो ये प्लस हो जाएगा, y1 y2 बनेगा। फिर अगर हम बात करें कि क्या बनेगा इमेजिनरी पार्ट, तो वो बनेगा y1 x2 माइनस x1 y2, और नीचे बन जाएगा डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर माइनस i² y2 का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दें तो i² की वैल्यू तो हमें पता ही है ऑलरेडी, विच इज -1। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होते तो नीचे बन जाएगा क्या, x2² + y2²। चेक करिए जरा खुद से, ये सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, तरीका सीखने की कोशिश करो, उसके बाद कैलकुलेशंस में चेक करो। क्यों भाई, बात समझ आई क्या? तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे करना होगा डिवीजन? नहीं आया समझ? आ गया सर। जैसे हम इरेशनल करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। अच्छा कर रहे थे तुम क्वेश्चन, करो 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 करो, सॉल्व करो इसे पूरा। आप देखो कि मैंने ये सही भी लिखा है क्या, ये भी देख लो जरा, क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? तो जैसे हम इरेशनल में डिवाइड करते थे, सेम गोज फॉर दिस, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिवीजन वैसा ही चलेगा। क्यों अभी? यस सर। बात समझ आई है? यस सर। चलो और सीखते हैं, अभी क्वेश्चन के थ्रू और समझ आ जाएगी। आओ, अब हमें चारों चीजें आ चुकी हैं, तो देखें जरा कुछ क्वेश्चन में लगा के हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिवाइड में आई नहीं रहना चाहिए। बोल सर ये कहाँ से आया सर, y1 y2? मल्टीप्लाई करके ही आया, देख चेक कर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले हमें। x1 + i(y1) का मल्टीप्लीकेशन x2 - i(y2) के साथ होगा ना। ओके सर, यस सर। The real values of x and y if काफी चांसेस हैं तुम इसमें गलती कर रहे होगे, पहले ही मैं तुम्हें कॉन्शियस कर दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से करना। मुझे नहीं लगता तुम में से कोई भी इसका मुझे सही आंसर देगा। ये लो, आप कर लो, सही से करना, क्योंकि कैलकुलेटिव है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट कैलकुलेटिव है।
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स हम बिल्कुल अवॉइड सर करेंगे। एक बार ये मतलब पढ़ दो पूरा। हाँ हाँ 1 बिल्कुल। + i(x). द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 1 + i टाइम्स x, 1 + i इंटू x माइनस 2i माइनस डिवाइडेड बाई 3 + i और फिर होल पॉजिटिव मतलब प्लस 2 - 3i टाइम्स y, 2 - 3i टाइम्स y प्लस i डिवाइडेड बाई सर 3 अब - समझ x। आ गया, वो सर z लग रहा था 2 और उसमें कंफ्यूज हो गया था। अच्छा ओके कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू आई दिया हुआ है और हमें ये सॉल्व करना है। अब हम इसकी बेसिक कैलकुलेशन सारी जानते हैं, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये हमारे लिए। चाहे तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहे तो हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। डू दैट, प्लीज सॉल्व दिस एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो अर्णव कैसे सॉल्व कर रहा है बता मेरे को। सर अभी बस एक सेकंड में कोई एक चीज में डाउट आ रहा था, मतलब हो रहा है तो तूने और साइन रैशनलाइज चेंज किया कर रहा हूँ। नहीं या सर फिर अभी नहीं। एलसीएम लिया? सर अभी मैं देख रहा था, वो अगर पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो तो नीचे सेम हो जाए। नीचे सेम नहीं होगा बच्चे। यस सर वो देख लिया, अब एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम ले, इसीलिए वो दोनों नंबर्स दिए भी गए हैं तुझे मैं बताऊं तो। 3 + i और 3 - i इसीलिए दिए गए क्योंकि इससे नीचे वाला नंबर जो है तेरा वो आई नहीं बचेगा, फिर रियल ही बन जाएगा अगर तू डायरेक्ट एलसीएम ले लेगा तो। तो कैलकुलेटिव बना दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसलिए कि आप इससे सारे स्टेप सीख जाएं, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, एलसीएम लेना। बट घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर दो काम को। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें एक स्टेप। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 3 + i इंटू 3 - i बन जाएगा नीचे। तो 3 + i से डिवाइड करूंगा 3 - i बचेगा, तो पूरे के पूरे 3 - i की इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 3 - i की 1 + i से कर दो एक बार। x तो बाहर है, माइनस फिर 3 - i की 2i के साथ कर दो, तो ये बनेगा 6i प्लस के 2i²। प्लस के 2i² का मतलब होगा, चलो अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे और फिर वैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री + i
इंटू 2 माइनस 3i इंटू वाई प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी वैल्यू i के बराबर है। अब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, बस ये करना है। आप इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर ना करें तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी सही। हाँ भाई, हुआ किसी का सॉल्व? सर सर करो हो रहा है 1 मिनट। करो। सर मैंने पूरी सिंप्लीफाई कर ली, लेकिन रियल वैल्यूज के लिए करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा। रियल वैल्यू के लिए ऐसे समझना इसको कि ये तो प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 होगा। दोनों को इक्वेट करना है तेरे को। सर तो मतलब सॉल्व सर कर। मेरी, सर अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं आपको, सर मेरी x ब्रैकेट 4 प्लस 2i ब्रैकेट क्लोज प्लस y ब्रैकेट 9 माइनस 7i ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू तूने तो 13। गलत ही करा है। रुक जा अभी, रुक जा। अब इस चीज को ऐसे करना कि पूरा का पूरा इसका रियल पार्ट अलग कर ले बच्चे, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर ले। एक्स के साथ मत ले कोई भी चीज। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, सर ये x देख, कहाँ ऐसे जाएगा? ऐसे ऐसे समझ, ऐसे समझ। मैं तुझे और सिंपलर वे में इस बात को समझाता हूं। तूने अभी ये ऐसे लिख रखा है। मैं कह रहा हूं बेटा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स और वाई की तो वैल्यूज निकालनी है हमें। इसको तो छोड़ दे। इसको जरा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर, यही तो बनेगा। और Yes. वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब सारा का सारा रियल पार्ट एक साथ कर। अच्छा ठीक है सर, यस समझ गया। करना तो हमें यही चाहिए कि नहीं? तू खुद ही बता। यस सर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिफाइन हो रहा है वो रियल और कॉम्प्लेक्स से हो रहा है, वो एक्स और वाई से थोड़ी हो रहा है। एक्स और वाई तो मियर एक जरिया है हमारा बस वैल्यूज निकालने का। So they are just a medium to find the real part and imaginary part. But what is most important in the complex number is the real part and imaginary part itself. यानी कि एक ऐसा पार्ट जो विदाउट आई हो और एक ऐसा पार्ट जो विद आई हो। सर तो अब जैसे अगर कर भी दिया उसको सेम पे तो फिर तो आप दोनों को इक्वेट करो। अच्छा आ जाओ मेरे साथ, मैं भी करना शुरू कर रहा हूं। 3 माइनस आई का 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लीकेशन करा तो ये बना भाई 3 और माइनस आई स्क्वायर यानी कि प्लस 1 4, और ये बनेगा 3i माइनस आई प्लस के 2i इंटू एक्स माइनस 6i प्लस के 3i माइनस के 3i 2i स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 3i स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 प्लस यहां पे बनेगा 3 2 जा 6 माइनस 3i स्क्वायर प्लस 3 6 और प्लस 3 9, और ये बनेगा 2i, ये बनेगा माइनस के 9i यानी कि माइनस के 7i टाइम्स y डिवाइडेड बाई 3 प्लस आई अपॉन इंटू 3 माइनस आई बनेगा 9 माइनस आई स्क्वायर। 9 माइनस आई स्क्वायर का मतलब 9 प्लस 1 यानी कि 10 इज इक्वल्स टू आई। 10 को मैं उधर ले गया और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। तो ये मैंने 4 को मल्टीप्लाई करा 4x प्लस 2ix माइनस 3i माइनस 3 प्लस 9y माइनस 7iy इज इक्वल्स टू 10i। ओके, सारा का सारा रियल पार्ट एक साथ करा 4x प्लस 9y माइनस 3, ये बना पूरा का पूरा रियल पार्ट, प्लस i कॉमन लेके ये बना इमेजिनरी पार्ट 2x माइनस 3 माइनस 7y इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 10i यानी कि रियल पार्ट हो गया 0
एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया 2x माइनस 3 माइनस 7y, जिसकी वैल्यू है 10। क्यों भाई, आप बताओ मेरे को, क्या ये बात समझ आई? नहीं आई? ऋषिक सर देख रहा हूँ सर, ये क्या किया गया सर? ये किया क्या गया? अच्छा, तो ये किया यही गया कि हमने ऊपर वाले पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे तूने बोला कि मैंने सिंप्लीफाई करा सर, ऐसे ही मैंने भी सिंप्लीफाई करा, देख ले। मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, सबकी मल्टीप्लाई सबके साथ की। पहले सबसे पहले तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको पूरा सॉल्व किया, जो भी वैल्यू बनी एक एक वैल्यू अलग अलग लिख ली। फैक्टर वैक्टर में नहीं लिखा कि एक्स बाहर लिखा हुआ है, एक्स को भी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल वैल्यू जो आई मेरे पास बनके सॉल्व करने के बाद वो ये आएगी भाई, और डिवाइड में नीचे 10 आएगा, और बराबर है ये सारी चीज आई के। सर मेरी सेम इक्वेशन बन रही है। सेम इक्वेशन बन रही है सर मैंने क्या किया सर, मैंने आई वाला पार्ट पूरा आरएचएस पे कर लिया और एलएचएस पे पूरा रियल वाला। तो ऐसा कर सकता है, तो तब भी तो उसमें भी फिर सर मैंने जीरो से इक्वेट रियल को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। मान ले तू ऐसे कह रहा है, मान ले तू ऐसे कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू 3ic है, तूने ऐसा बोला, तो इसका ये तो मतलब हुआ कि इस a को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 0i, और इसे लिख सकता हूं 0 प्लस 3ci। दोनों को कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू होनी चाहिए 0, 3c की भी वैल्यू होनी चाहिए 0। यस सर, वही किया सर, जीरो हाँ, तो उससे भी ठीक है। अभी कुछ बोल रहा था, अभी बोल। सर उर्वशी एक सेकंड सर बस। जो डिनोमिनेटर में 3 प्लस आई एंड 3 माइनस आई है, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वो मैंने a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया अभी उस पे। अच्छा ओके a प्लस बी और a माइनस बी लगाया तो ओके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ओके यस सर, तो वो बन गया 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यस सर, विच वुड बी 9 माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो वो एड ऑन होकर 10 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू लिखी हुई है 10। ओके सर। सर x3 आ गया और y -1। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। उर्वशी कुछ बोल रही थी? सर मैं भी आंसर ही बता रही थी। अच्छा, यही आ रहा है। y की -1 आ रहा है और x का 13/4। x का 13/4 x3 आ रहा है। तो x कहीं ना कहीं तेरा मिस्टेक हुआ है, बट x भी 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। कोई दिक्कत नहीं है, आजा चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। यस सर, x की वैल्यू 3 है, गलत हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, शिवांगी कहाँ है? और शिवांगी ने कुछ नहीं बताया क्वेश्चन के बारे में हमें अभी तक, और सब कुछ कुछ बता चुके हैं। सर मेरी तो इक्वेशन थोड़ी अलग बनी थी। पर तेरे को ये बात समझ आई? वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देख स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक तो इसमें करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बड़ा बना दिया गया। पर पहले मुझे ये बता कि तेरे को कॉन्सेप्ट समझ आया, करना कैसे था? हाँ सर, वो समझ में आया। बस यही समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो गलतियां होंगी ये सब चीजें तो हमें देख सुधारते ही जानी है। ये तो चीज हम एंडलेस है, ये तो मतलब एग्जाम के एक दिन पहले भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसमें भी हमारी गलती हो सकती है। बट ट्राई टू अवॉइड दी सिली मिस्टेक्स, क्योंकि ये हमारे मार्क्स बहुत खाती हैं। और तुम समझ रहे हो कि इस पॉइंट को समझो कि मतलब वहां पे बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे भी बैठे हैं कि जिन्हें ये भी नहीं आता कि क्वेश्चन है क्या। तुम्हें अगर वो पूरा कॉन्सेप्ट आता है और तुम्हें पूरा क्वेश्चन आता है, तुम्हारे 4 नंबर बस मिलने वाले थे, तुमने एक गलती से उड़ा दिए वो 4 नंबर, 5 बल्कि 4 भी कहां, 4 तो पॉजिटिव होते, एक नेगेटिव और लेके आ गए तुम उसमें। और किस वजह से? एक सिली मिस्टेक की वजह से। तो ये ध्यान रखना है, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, पर्टिकुलर सब गलतियां करेंगे, सिर्फ शिवांगी के लिए ही नहीं कह रहा हूं। आज उसने करी है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, और तुम ये गलतियां करते रहोगे लगातार। बट मेरा पॉइंट ये है कि इस कैलकुलेशन मिस्टेक को जितना मिनिमाइज कर सकते हो, हम स्कोर को उतना ही मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट? सो ट्राई टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। एक बार चेक कर लो, दोबारा देख लो एक बार ही कि हमने सही करा है कि गलत करा है, और कैलकुलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करता। सर मैंने क्या किया सर, मैं आई को भी लेफ्ट पे ले आके 0 + 0 आई से इक्वेट कर दिया। हाँ, वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी कर सकता है, तू जैसे चाहे, तेरी मर्जी है।
जैसे मैंने करा ऐसे कर ले, 10i को इधर लेके आ जा तब कर ले, सारे के सारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर ले तब कर ले, जैसे मर्जी मेरे भाई। कॉन्सेप्ट हमारा सही होना चाहिए, हर किससे यही आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के इक्वल होगा। तो अब तूने कैसे भी बनाए हैं स्टेप में ये कैसे करा सर, 3 - i और 1 + i x और फिर वैसे सिंपलीफाई मतलब। अच्छा तो देख, मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया। अब यहाँ पे देख, इस वाले स्टेप से देखना शुरू करो मेरे साथ, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने देख लिया कि मुझे यहाँ पे 3 + i और 3 - i एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 - i का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे के साथ होगा, और 3 + i का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे के साथ होगा। तो मैंने इसी मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा सिस्टमैटिकली किया। जितना सिस्टम से हम चलेंगे, जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कैलकुलेशन करेंगे, एक तो जल्दी होगी, दूसरा गलतियों के चांस कम होंगे। तो जल्दी होगी तो इसके लिए मैंने देख 3 - i को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो मैंने कहा 3 - i भी एक कॉम्प्लेक्स, 1 + i भी एक कॉम्प्लेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक दूसरा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, देख लेता हूं क्या मिलेगा। मिला 4 + 2i, यहां पे जाके पता चल गया मुझे ये बात। फिर ऐसे ही मैंने 3 - i का मल्टीप्लीकेशन -2i के साथ भी करा बच्चे, उससे मुझे ये मिल गया। वैसे 3 + i का मल्टीप्लीकेशन 2 - 3i के साथ करा, और 3 + i का मल्टीप्लीकेशन i के साथ भी करा। सही बोल रहा हूं क्या ऋषिक? में काम ये सही करा है मैंने? यस सर। आप तेरे को समझ आया कैसे हुआ ये? हाँ सर, आगे। ठीक है, ओके, देन सॉल्व दिस। इसको मैं रफ कर रहा हूं, होपफुली आपने ये तो नीचे वाला पार्ट तो नोट कर ही लिया होगा। सर आंसर क्या था फाइनली? फाइनल आंसर आएगा जब हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 3, y - 1। ओके। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन गया। तो जो भी हम 10th में कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे कहीं भी यूज हो सकते हैं मेरे भाई, कहीं भी, ऐसे ही हल्के में, बिल्कुल। इसलिए पढ़ाए गए थे वो 10th में, ये सब चीजें आगे यूज होंगी चीजें सॉल्व करने में। और आंसर देना नहीं है, आप इस पे अपना पोल कर सकते हैं। फटाफट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i, हमें सब पता है, सब कैलकुलेट करना आता है अपन को। अब तक आ जाना चाहिए। तो देखो आंसर, बताओ बताओ। सर आ गया। गुड। एक बच्चे का और आंसर आ जाएगा, पोलैंड हो जाएगा। 3 ही बच्चों को टॉप 3 देखा जाएगा हमेशा। ट्राई करना है कि वहां पे आ जाए हम। गुड, तीनों का आंसर सेम है। कूल। अच्छा, एक ने गलत भी दिया है,
ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था तो डायरेक्टली हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो यही होना चाहिए इसका। अगर ये Z1 है और Z2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो Z2 होगा इसका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि नीचे I आ रहा है, नीचे I आ रहा है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए I का साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई किया, ऊपर बना 4 + 3I, नीचे बना 4 4 + 16 माइनस 9I²। बिल्कुल, तो दिस इज 4 + 3I एंड I² इज -1, -1 इंटू -9 + 9, यानी कि ये बना 16 + 9 विच इज 25, तो 4/25 प्लस 3/25। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए था। क्या बात समझ आई? यस हाँ जी। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एलजेब्रा समझ आई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ आया, दोनों चीजें। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। सभी लोग प्लीज मेरे को इसका आंसर दे। यस सर। हो जाएगा उर्वशी? यस सर। ओके ठीक है जी, चलिए फिर। तो ये तो हो गया हमने अलजेब्रा के बाद। अब हमने पढ़ लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है आर्गन प्लेन पे, पहली बात तो। आर्गन प्लेन क्या होता है? जो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से मिलकर बना हो। ओके, और इसके बाद हमने इसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने देखा कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस तो पढ़ लें, कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है। आ गया हमें ये भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक जनरल टर्म है बाय द वे, किसी भी चीज के लिए एग्जिस्ट कर सकती है। और जब जब किसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा नंबर जो उस नंबर से मल्टीप्लाई होके उसको 1 बना दे, राइट? उसका हमने एक एग्जांपल भी देखा। और यहां पे अब इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वैसे तो अभी ये अगली क्लास तक भी जाएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं भाई, कोई बचा तो नहीं? जो बचा हो सिर्फ वो बता दे मेरे को। ओके, तो नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज a + ib, राइट? तो कॉन्जुगेट जो होता है, अभी लिखना छोड़ दें, लिखना बंद कर दें जरा। तो कॉन्जुगेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करा जाता है z कॉन्जुगेट इस तरीके से कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर बार लगा देंगे तो इसका मतलब है हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकलवाना चाहते हैं। नाउ व्हाट डज कॉन्जुगेट मीन? कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। यानी कि अगर आपके पास पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था a + ib, तो अब उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a - ib। ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, राइट? कॉन्जुगेट ये काम करता है कि कॉन्जुगेट आपके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। अगर आप ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हैं कि क्या होता है कॉन्जुगेट, तो a + ib जरा ध्यान दो, एक ग्राफ बना रहे हैं भाई। और हाँ जी, तो a + ib अगर इस पे कोई पॉइंट था और a + ib कोई पॉइंट यहां पे था, सपोज ये था आपका कोई पॉइंट z, तो z कॉन्जुगेट क्या पॉइंट बनेगा? बताएगा कोई मुझे? क्या पॉइंट होगा z कॉन्जुगेट? पैरेलल में सेम डिस्टेंस और उस पे लोअर उसमें। अगर इसको हम पॉइंट को देखें ध्यान से तो देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? a प्लस, क्वाड्रेंट में बनेगा। बिल्कुल, a + i टाइम्स -b। उर्वशी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, इसी चीज को जो ऊपर यस लिखी सर। हुई है? ओके, अगर मैं इसको हाँ ऐसे लिख सकता हूं तो देख जरा, ये पॉइंट क्या बना? a, -b तो बना ये पॉइंट भाई। ये पॉइंट था, इसका रियल पार्ट a था, इमेजिनरी पार्ट b था, तो पॉइंट बन गया a, b। इसका रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट -b है, यानी कि ये पॉइंट बन गया a, -b, है कि नहीं? और अगर मैं a, -b को डिनोट करूं तो a, -b यानी कि x एक्सिस पे तो अभी भी a ही रहेगा, y एक्सिस पे पहले b था, इमेजिनरी एक्सिस पे पहले b था, बट अब इमेजिनरी एक्सिस पे -b होगा, यानी कि ये पॉइंट यहीं तो आ जाएगा। तो अगर ये z था
तो z कॉन्जुगेट हो गया a कोमा माइनस b। इसको ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो क्या ये अगर x एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस आपका मिरर होता, बिल्कुल अगर x एक्सिस आपका मिरर होता तो इसकी इमेज ही तो यहां पे बनती। ये z की इमेज ही तो है z कॉन्जुगेट, अगर ये मिरर है x एक्सिस तो रियल एक्सिस, तो ये इसकी इमेज है, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस पीछे देख सकते हो, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है प्लेन मिरर में उतना ही उसकी पीछे डिस्टेंस बनती है, इमेज बनती है उतने डिस्टेंस पे। यानी कि अगर ये हमारे सामने z कोई पॉइंट दिया गया है और हम उसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो मेयरली आपको उसका रिफ्लेक्शन निकालना होगा इन द रियल एक्सिस, और यही डेफिनेशन भी है कॉन्जुगेट की। ज्योमेट्रिकली आप लिखना शुरू कर सकते हैं हेडिंग डाल के, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकली द कॉन्जुगेट ऑफ z, geometrically the conjugate of z geometrically the conjugate of z is the reflection of point image of z in the real axis. So geometrically z conjugate या conjugate of z is the reflection of point image of z in the real axis. इसी के तहत हमने ये बताया कि भैया अगर z है a प्लस आई बी, तो ये पॉइंट बन रहा होगा कोई a कोमा b, तो z कॉन्जुगेट बनेगा a माइनस आई बी। यानी कि आप अगर न्यूमेरिकली z कॉन्जुगेट को समझना चाहते हैं तो सीधा सीधा सिर्फ इतना समझ जाइए कि आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो भैया ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3i और आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, तो आप बहुत सिंपल सिर्फ आई वाले पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, राइट। तो अगर z था 2 माइनस 3i तो z कॉन्जुगेट बन जाएगा 2 प्लस 3i, और इसी से ही हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी बनाई कॉन्जुगेट की। बट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एक बड़ा टॉपिक होगा जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और साथ साथ मॉड्यूलस और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मॉड्यूलस क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है और कॉन्जुगेट क्या है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर में समझने के लिए। फर्स्ट इज कॉन्जुगेट, सेकंड इज मॉड्यूलस एंड थर्ड विल बी आर्ग्यूमेंट। इन तीन चीजों से सारा चीज होगा, सब काम इन तीन चीजों से चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, राइट। अभी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आप इसकी देख सकते हो, नेक्स्ट क्लास तक देख के आना, हल्का फुल्का कॉन्जुगेट को पढ़ के आना। लेट्स सी कितने काम कर पाते हैं हम, क्या क्या कर पाते हैं यहाँ पे सर। तो मेरे बच्चे बता दो मेरे को कि बात समझ आई क्या तुम्हें आज क्लास में, क्या चला है सारी चीजें? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगा है? सभी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं ये बात, और अभी, ऋषिक, शिवांगी, उर्वशी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास तक तुम लोग जो भी तुम्हारे पास बुक्स हैं, जो भी तुम बता रहे थे, शिवांगी तुम कल पूछ रहे थे मुझसे कुछ, मतलब लास्ट क्लास में, आप दोबारा पूछ सकते हो जो भी बात पूछ रहे थे, क्योंकि उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ सर, मैं बस वही पूछ रही थी कि जब हम बुक्स के बारे में बात कर रहे थे तो अच्छा। आपने मैथ्स के लिए एक तो वो सीरीज आती है और शिंगेज वाली, हाँ, और आपने बताया था कि एक अरिहंत की वॉल्यूम 1 और तो सर यही पूछना था कि सीरीज लेना बेटर होगा या फिर जो नहीं, मेरी पर्सनल, अगर तू मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं जानना चाहती है सिर्फ, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इज अरिहंत पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1, ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 2। उसके दो रीजन है।
फर्स्ट इज कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, हम असाइनमेंट्स भी दे रहे होंगे यहाँ से, तुमने अपनी एनसीईआरटी और आरटी भी खरीदी हुई होगी, उसके अलावा हम एक बुक लगा रहे होंगे असाइनमेंट्स और ये दोनों, चलो आरडी और एनसीईआरटी तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि हाँ एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही बेसिक है, और आरडी चलो ठीक है, आरडी करने के बाद हमें काफी कुछ पता चल जाता है चैप्टर के बारे में, हम चीजें समझ जाते हैं। बट जब हम असाइनमेंट कर रहे होते हैं और असाइनमेंट्स में भी हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं काफी, तो हम काफी अच्छा सीख जाते हैं चैप्टर के बारे में, बट स्टिल तब भी हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बच जाते हैं जो कि हमें बुक से ही अच्छे से समझ आते हैं या बुक्स की हमें जरूरत पड़ती है उनके लिए, राइट। तो उसके लिए अगर हम इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स लाएंगे, पूरी सीरीज लेके आएंगे, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो फॉर दैट मेरे हिसाब से अगर आप ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1 और ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 2 ले रहे हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट। दोनों अमित एम अग्रवाल, और वो बुक सीरीज में बहुत ज्यादा हो जाती है, बस ये है, राइट। तो तुम ये ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब थ्योरी कम है और क्वेश्चन नहीं, ज्यादा थ्योरी बहुत है, थ्योरी भी पूरी कंप्लीट है और क्वेश्चंस भी इनफ है, अराउंड 200 to 300 क्वेश्चंस है पर चैप्टर, समटाइम्स मोर देन दैट आल्सो, तो काफी होगा। और थ्योरी भी पूरी दी गई है हमें परफेक्टली, क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे हमें चीजें पढ़नी है, राइट। तो आप ये ले सकते हैं। हाँ जी ऋषिक बोलिए। सर दो चीज पूछनी थी और। हाँ हाँ सर जैसे मैं बहुत जगह देख रहा था सर, लोग आईटी वगैरह में सर वैदिक मैथ्स वगैरह लगाते हैं ताकि फिर कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। सर आप वो कराओगे? ऐसी कोई वैदिक मैथ्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं ऋषिक के जो भी हम ऋषिक एक्चुअली अभी क्लास का टाइम हो गया है, सेकंड क्लास का, तो जितने भी तेरे डाउट्स हैं मैं तेरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। बट हम वैदिक मैथ्स ऐसे नहीं कराएंगे कि वैदिक मैथ्स अलग से करा रहे हैं, और वैदिक मैथ्स की कुछ कुछ चीजें कैलकुलेशन में हम बताते रहेंगे, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि बताने वाली चीजें बताई जाती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वैदिक मैथ्स से हमारा आईआईटी निकलेगा ऋषिक। आईआईटी तो हमारा निकलेगा जब हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इनके कॉन्सेप्ट्स हमारे कितने स्ट्रॉन्ग है। कैलकुलेटिव नहीं आती हैं बहुत ज्यादा चीजें, कॉन्सेप्चुअल आती हैं चीजें। हाँ जी बोलिए। आप एक बार अपना नंबर रिपीट कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त क्लास में थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था। अच्छा लिख लो 7830305966। ऋषिक जो भी पूछना चाहता है मुझसे टेक्स्ट पे पूछ सकता है। सर रिपीट कर दोगे नंबर सर आप? 7830305966 देख लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रीन पे लिख दिया मैंने। ठीक है चलिए फिर, ओके बाय बाय गाइस।